तो अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास रेकरेंस यूज हो रही हो किसी कोड में, तो वो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ वेज हैं उसके, तो वो आज हम लोग वो देखेंगे। अब रेकरेंस होती क्या है? रेकरेंस क्या होता है कि अगर एक फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा हो, तो वो आपके रेकरेंस में आ जाता है। ठीक है, रिकर्जन आप उसको बोल सकते हैं, रेकरेंस बोल सकते हैं। लाइक जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल के फंक्शन में क्या होता है, अगर आप इसको फंक्शन के थ्रू फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप लिखते हैं, ये प्रोग्राम आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पीएफ में भी, ऊप में भी, डेटा स्ट्रक्चर में भी सारी चीजें करके आ रहे हैं। तो फैक्टोरियल का फंक्शन अब काम कैसे करता है कि आप सिंपली यहाँ पे आपके पास अगर हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप पहले 5 और देन उसके बाद 4, देन मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो एट दी एंड आपके पास फैक्टोरियल 5 का आ जाएगा। तो हर बार हम जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें एन की वैल्यू जो है वो कम से कम होती जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारे पास हर दफा जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसमें एन की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो आपकी रिकर्जन ये होती है कि आपका फंक्शन जो था एफ ऑफ एन, वो अगेन बार बार कॉल होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपके जो फंक्शन, जो आपके पास रिकर्जन फंक्शन होगा, उसमें होगा क्या कि आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा जो कि इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा, जैसे भी आपके प्रोग्राम का सिनेरियो है। तो ये आपके पास रिकर्जन होती है। अब कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि रिकर्जन अगर हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी हो, तो देन वो कैसे होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मेथड्स फॉर सॉल्विंग रिकर्जन, वो हमारे पास एक रिकर्जन ट्री होता है, देन आइटरेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद मास्टर थ्योरम है। ये 3-4 वेज हैं आपके पास जिसके थ्रू आप लोग रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोड है। ठीक है, अब ये कोड है, इस कोड में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है और इस फंक्शन के अंदर अगेन वही फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है। इट मीन्स कि आपको ये जो कोड है ये रिकर्सिव एल्गोरिथम का कोड है। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो सारा एल्गोरिथम है, इसको आप कोड कह सकते हैं, इसमें आपकी रिकर्जन यूज हो रही है। एक फंक्शन इटसेल्फ अगेन अपने आप को ही बार बार कॉल करता जा रहा है और साथ साथ एन की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है यहाँ पे। तो आपको ये रिकर्जन यहाँ पे यूज हो रही है। अब जहाँ पे भी रिकर्जन यूज होगी आपके पास, आपको अभी 3-4 मेथड बताए, वो 3-4 मेथड के थ्रू आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट हम लोग रिकर्जन ट्री के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे कि रिकर्जन ट्री के थ्रू अगर हम लोगों ने फाइंड करनी हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे एन को कोई ना कोई वैल्यू हम लोग पास करेंगे इस फंक्शन में। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे अगर सपोज एन इक्वल टू 5, अब एन इक्वल टू 5 है, तो जो मेथड आपको कॉल होगा प्रिंट का, यहाँ पे आप लोग 5 जो वैल्यू पास करेंगे इस एन को, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का फंक्शन आप लोग वहां पे लिखेंगे कोडिंग में। देन जब ये पास होगा तो इफ एन ग्रेटर देन 5, एन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये ओके हो जाएगा। आपका यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी सी आउट एन, और आपका एन जो भी वैल्यू होगी एन की वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एन -1 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा उसमें वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। देन अगेन आपके पास 4 जो है प्रिंट होगा, और देन जो फंक्शन कॉल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3। देन अगेन आपका 3 प्रिंट होगा। अब ये यहाँ पे इसका सारा वही प्रोसीजर जो बार बार कॉल होता रहेगा। ठीक है, देन अगेन आपका 3 प्रिंट होगा और आपकी जो फंक्शन है वो 2 यहाँ पे अगेन कॉल होगा। देन 2 प्रिंट होगा और फंक्शन आप 1 के लिए कॉल होगा, 1 वैल्यू पे। देन 1 प्रिंट होगा और फंक्शन जो कॉल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 वैल्यू होगी। ठीक है, देन अब जब 0 हो जाएगा तो इफ एन ग्रेटर देन 0, इफ 0 ग्रेटर देन 0, आपकी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सी आउट की स्टेटमेंट है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आपकी 5 टाइम जो है वो कॉल हुई है। ठीक है, 5 टाइम इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। देन 5 हमारे पास एक्चुअली था क्या, एन की वैल्यू भी हमारे पास 5 थी।
इट मीन जो सी आउट की स्टेटमेंट है वो हमारे पास यहाँ पे एन टाइम कॉल हुई है, और जो फंक्शन की स्टेटमेंट है यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जो फंक्शन की स्टेटमेंट है वो आपकी n+1 टाइम कॉल हुई है। आपकी n टाइम कॉल हुई जब तक ये फंक्शन आपका ट्रू रहा, मीन्स के फंक्शन साथ साथ वैल्यू भी प्रिंट करता रहा। एक दफा जब ये कॉल हुई उस वक्त n की वैल्यू आपकी फॉल्स होगी, तो यहाँ पे ये n+1 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका प्रिंट n जो है, प्रिंट की स्टेटमेंट n टाइम कॉल हुई है, और आपकी जो फंक्शन कॉल है वो n+1 टाइम है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं n+1, तो ये हमारे पास 2n+1 आ जाता है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर यहाँ पे जो मेन फंक्शन आपका यूज हो रहा है वो n ही है, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको बिग ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक कोई मसला हुआ आप लोगों को? तो ये था हमारे पास रिकर्जन ट्री। अब इसी तरह रिकर्जन, जिस तरह आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन यूज हो रहा है जिसमें रिकर्जन यूज हो रही है, तो अब आप लोग ये करें कि आप लोग जिस तरह फैक्टोरियल का फंक्शन होता है, आप गूगल से सर्च करें, फैक्टोरियल का कोड फाइंड करें, और जब फैक्टोरियल में जहाँ पे रिकर्जन यूज हो रही होगी, तो वहां पे आप लोग उसकी रिकर्जन ट्री के थ्रू आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करें, ठीक है। तो वहां पे वन बाय वन आप लोग ये सर्च करते जाएंगे तो आपकी चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी, ठीक हो गया। देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक ये रिकर्जन ट्री था। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगेन हमारे पास वही एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम लोग रिकर्जन ट्री सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम लोग करके देख लेते हैं, तो आपके पास आंसर वही आना चाहिए। अच्छा, अताउर रहमान क्वेश्चन है आपका। सही है जो आपने कहा है कि प्रिंट n-1 n+1 जो है ना चलेगा। ये किस तरह चलेगा? जब सी आउट की स्टेटमेंट हमारे पास n टाइम चलेगी तो फंक्शन कॉल कैसे हमारे पास n+1 चल सकता अच्छा मैं बताता हूँ आप, यहाँ पे देखो आपकी सी आउट की स्टेटमेंट है ना, वो एन टाइम है। फंक्शन आपका जब आपका एन की वैल्यू 5 थी तब भी फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। जिस तरह हम लोग जब फॉर लूप यूज कर रहे थे, तो फॉर लूप में भी आपकी एक स्टेटमेंट थी जो कि जब वो फॉल होती थी तब भी वो एक्सिक्यूट होती थी। अब यहाँ पे ये चीज वही चीज समझो कि जब आपके पास एन की वैल्यू 5 थी तब भी फंक्शन कॉल होगा, देन एन की वैल्यू 4 है तब भी फंक्शन कॉल होगा, देन एन की वैल्यू 3 है तब भी फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू 2 है तब भी फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू 1 है तब भी फंक्शन कॉल हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। अब एन की वैल्यू जब 0 है तब भी फंक्शन तो कॉल होगा, क्योंकि फंक्शन कॉल होगा उसके बाद ये इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तभी हमें पता लगेगा कि उसके बाद जो इफ की स्टेटमेंट के अंदर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर हम ये 0 वाला फंक्शन कॉल ही ना करें तो हमें क्या पता लगेगा कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद जो इफ के अंदर कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अगर फंक्शन हम काउंट करें कि फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है, तो हमारे पास ये 6 टाइम कॉल हुआ है फंक्शन। ठीक है। तो जो हमारे पास n की वैल्यू थी वो 4 थी, तो हमारे पास ये n+1 टाइम कॉल हुआ, ठीक है। ठीक है। ठीक अच्छा ठीक है। तो हमारे पास ये जो आंसर आया वो log बिग ऑफ n, आप इसको लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो अब यहाँ पे आपको इसी एग्जांपल को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप लोगों ने वन बाय वन चेक करना है कि आपकी, पहले हम लोगों ने इसकी एक डेफिनेशन बनानी है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो आपकी ये फंक्शन तो आपका एन टाइम कॉल होगा, ठीक है। एन टाइम ये कॉल होगा, आपकी ये स्टेटमेंट जो है हर बार वन टाइम एग्जीक्यूट होगी, देन ये स्टेटमेंट भी आपकी वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम को हम जब टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो हम उसको टी ऑफ एन लिख सकते हैं। तो अगर हमने इस फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, हम सपोज करते हैं कि ये टी ऑफ एन है, जो भी हमारे पास टी ऑफ एन इक्वल टू जो भी आता है, लेकिन हम उसको टी ऑफ एन लिख सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास टी ऑफ एन है, ये वाला भी हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये वन टाइम एक्सिक्यूट होगी हर बार, ये भी आपकी स्टेटमेंट हर बार वन टाइम एक्सिक्यूट होगी। और ये जो फंक्शन है आपका, जिस तरह हम लोगों ने ये फंक्शन लिखा हुआ था, ये अगर हम इस फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो हम इसको टी ऑफ एन लिख सकते हैं। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो भी आती है हम उसको सपोज करते हैं कि वो टी ऑफ एन के इक्वल है। तो हमारे पास जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास टी ऑफ n-1 के इक्वल है, ठीक है। अब टी ऑफ एन और टी ऑफ n-1 क्या है ये भी हमें नहीं पता,
लेकिन हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये इसके इक्वल होगी। एट द एंड अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं वन बाय वन, तो हमारे पास आंसर जो आता है, ठीक है, ये हम यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, इनको हम ऐड करते हैं, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे बहुत दफा बात कर चुका हूँ कि आपका जो भी कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट फंक्शन से आपका रिप्रेजेंट होगा। और हम लोगों ने जब नोटेशन का लेक्चर पढ़ा था वहां पे आप लोग कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वन से। अब आपका कांस्टेंट यहाँ पे टू हो या फिर 200 हो या फिर 2000 हो, आपका कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। एन जो है आपका, जो अगर यहाँ पे एन का फंक्शन यूज हो रहा है या कोई और फंक्शन यूज हो रहा है, वो हर कोड के लिए, वो हर प्रोजेक्ट के सिनेरियो के मुताबिक आपका वो चेंज होता रहेगा। लाइक एन की वैल्यू कोई यूजर आपका 5 इंटर कर सकता है, कोई 10 इंटर कर सकता है, अपनी मर्जी से यूजर इंटर कर सकता है। लेकिन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो हर कोड के लिए कांस्टेंट ही रहेगी। लाइक अगर 200 लिखा हुआ है तो ये किसी भी सिस्टम पे कोड एग्जीक्यूट हो जाए, 200 आपका इक्वल टू 200 ही रहेगा, यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग वन से डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपली इसको हम लोग टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कांस्टेंट जहां पे भी होगा उसको हम सिंपली वन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपके पास ये डेफिनेशन आ गई है इस कोड की। तो अब ये आप लोगों ने समझना है कि ये मेन डेफिनेशन आपकी एट द एंड आई है। और जब ये आपका फंक्शन जो है वो इक्वल इक्वल टू जीरो होगा, देन ये जस्ट एक दफा ही कॉल होगा, जो कि वहां पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं इसी कोड की, तो हमारे पास एट द एंड डेफिनेशन आती है, वो क्या आ जाती है, ये डेफिनेशन बनती है कि जब n इक्वल टू जीरो होगा तो ये जस्ट वन टाइम कॉल होगा, और n ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने बनाई थी वही डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास आंसर एट द एंड ये आएगा। अब इस डेफिनेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या आइटरेशन मेथड। ठीक है जी, हाँ, तक क्लियर है सबको, कोई इशू हो किसी को? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको कोई ना कोई डेफिनेशन जो है वो बनानी पड़ेगी, देन उस डेफिनेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, आइटरेशन मेथड। और रिकर्जन ट्री के लिए आपको वन बाय वन वैल्यू को एक्सपोज करके देन उसका रिकर्जन ट्री बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, देन यहाँ पे हमारे पास ये जो डेफिनेशन है वो बन चुकी है। अब इस डेफिनेशन को हम लोग यूज करेंगे, इस डेफिनेशन को यूज करते रहेंगे जब तक ये हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट हमारे पास क्या है कि एन की वैल्यू जीरो आ जाए, यहाँ पे ये डेफिनेशन टर्मिनेट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये आपके पास कुछ थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, ये पहले मैं आपको मैथमेटिकल वे से समझा देता हूँ, उसके बाद थ्योरेटिकल वे, जब थ्योरेटिकल चीजें हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो ये फिर समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो हमारे पास जो डेफिनेशन बनी थी वो एक्चुअली ये बनी थी डेफिनेशन। ठीक है, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। ये अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात की थी, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, और ये ऊपर वाली हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट था कि यहाँ पे आके हमारे पास ये डेफिनेशन टर्मिनेट हो जाएगी। अब हमने इस डेफिनेशन को सॉल्व करते करते इस ऊपर वाले पॉइंट तक लाना है। तो अब कैसे आएगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली होता क्या है। तो टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन है हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पे टी ऑफ एन माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है और देन यहाँ पे पुट करनी है। तो टी ऑफ एन माइनस वन अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ऊपर डेफिनेशन ये बनी कैसे है, इस डेफिनेशन को देखना है एक्चुअली। तो हमारे पास यहाँ पे टी ऑफ एन यूज हो रहा है, एन हमारे पास एज इट इज यहाँ पे आ गया, और देन हम लेंगे उस वैल्यू को माइनस वन कर दिया, जो भी एन की वैल्यू होगी उसको माइनस वन कर देंगे और देन कॉल कर देंगे, और देन साथ प्लस वन भी कर देंगे। अब इसी लॉजिक को हम लोग नीचे भी यूज करता है, तो यहाँ पे अगर हम आए तो टी ऑफ एन माइनस वन किसके इक्वल होगा, टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन और देन माइनस वन अगेन। ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ, और देन यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो भी इस साइड पे होगा वो हम एज इट इज ले आएंगे और देन माइनस वन कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस साइड पे एन माइनस वन था, एन माइनस वन हम यहाँ पे एज इट इज ले आए यहाँ तक, और देन माइनस वन एक और कर दिया, और देन प्लस वन यहाँ पे भी हमने ऐड किया था, यहाँ पे भी प्लस वन ऐड कर देंगे।
अब ये आपका इक्वल टू हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे टी ऑफ एन माइनस वन की जगह। ठीक है, ये वैल्यू कैसे फाइंड हुई है समझ आ गई है। अब देन हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू ये आई थी। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन आ गया, और टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब टी ऑफ एन माइनस टू की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो टी ऑफ एन माइनस टू की जब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अगेन हम लोग चेक कर लेते हैं। टी ऑफ एन माइनस टू इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस टू माइनस वन और देन प्लस वन, और ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन। अब ये वैल्यू पुट होगी इसकी जगह, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वैल्यू होगी, देन ये पुट होगी हमारे पास इसी की यहाँ पे जगह, तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस वन एंड देन प्लस टू एज इट इज जो पहले लिखा हुआ था। तो ये हमारे पास टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस थ्री आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है, कोई इश्यू हो किसी को? अच्छा, देन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके पास सीरीज बन रही है कि जो भी नंबर, जो भी कांस्टेंट आपका एन से यहाँ से माइनस हो रहा है वही नंबर आपका यहाँ पे प्लस बी हो रहा है। लाइक अगर यहाँ पे मैं एन माइनस थ्री की वैल्यू भी पुट करता हूँ तो आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी एन माइनस फोर की, वो क्या आएगी, टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टी ऑफ एन माइनस थ्री इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है, प्लस वन आ जाएगा। देन ये हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस वन आ जाएगा, और देन ये प्लस वन इस प्लस थ्री में ऐड होगा तो हमारे पास एट दी एंड जो आंसर आएगा वो टी ऑफ एन माइनस फोर टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस फोर आ जाएगा। ठीक है, जब ये प्लस थ्री हमारा ऐड होगा तो अब यहाँ पे आप सीरीज देखें तो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट एन से माइनस हो रहा है वही साथ यहाँ पे ऐड भी हो रहा है। तो चलते चलते जब हम लोग ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे कि हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एन से माइनस जो हो रहा है वो वैल्यू के है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐड हो रहा होगा वो भी हमारे पास के ही ऐड हो रहा होगा। यहाँ तक समझ आ गई? तो हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगी वो यहाँ पे ये बन जाएगी। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस के। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो कि ये कैसे आया? अच्छा, देन यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब यही हम नेक्स्ट पे यूज कर लेते हैं। देन आप इसी को अगेन हम मजीद सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों का टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या था कि हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाए। अब वो जीरो कब आएगी, जब हमारे पास n माइनस एन अगर हम लिख लेते हैं तो n माइनस एन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो n माइनस वन आपका जब जीरो होगा तो फिर हम लोगों ने वो टर्मिनेटिंग पॉइंट जो हमारे पास वैल्यू थी वहां तक हम लोगों ने लाना है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डेफिनेशन में था n इक्वल टू जीरो, तो वहां पे हम लोगों ने वन पुट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग पॉइंट था। तो इसी डेफिनेशन को सॉल्व करते हुए हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे हमने k जब माइनस किया तो हमारे पास k ही प्लस हुआ। अब हमें यहाँ पे n माइनस एन तक पहुंचना है। अगर हम लोग n माइनस एन को माइनस करते हैं तो साथ n ही को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? देन n माइनस एन आपका t ऑफ जीरो हो जाएगा, और t ऑफ जीरो आपका इक्वल टू था वन के। तो t ऑफ जीरो जो हमारे पास डिफिनेशन बनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे वन पुट कर दिया। ठीक है, और वन प्लस एन आपके पास एट दी एंड आंसर आ जाएगा। अब इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वन एक कांस्टेंट फंक्शन है और दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो एन है। दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन सा है? एन का। तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो बिग ऑफ एन यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो रिकर्जन ट्री के थ्रू भी हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थी वो बिग ऑफ एन ही आई थी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आई है वो बिग ऑफ एन ही आई है।
तो दोनों तरीकों से आपके पास एट द एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी जो आपके पास सेम आनी चाहिए, ठीक है। वो डिफरेंस अगर उनमें होगा, इट मीन्स कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है, तो डिफरेंस बीच में नहीं होना चाहिए एट द एंड। आपका आंसर चेंज हो सकता है, लाइक जिस तरह रिकर्जन ट्री में आपके पास एट द एंड जो आंसर आ रहा था वो 2n+1 था, लेकिन यहाँ पे आपके पास रिकर्जन ट्री के थ्रू जब आप लोगों ने फाइंड किया तो आपके पास 1+n आ रहा है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एट द एंड आपके पास आंसर सेम होना चाहिए। बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी जो आपके पास फंक्शन होगा वो फंक्शन सेम होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने इसी तरह कुछ एग्जांपल लाइक फैक्टोरियल की मैंने आपको एग्जांपल दी, फैक्टोरियल की एग्जांपल लेके उसको आप रिकर्जन ट्री के थ्रू भी सॉल्व करें, देन उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व करें।